डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। आपने अभी तक सुना, अरी ग्रुप की बर्बादी की खबर जयपुर में आग की तरह फैल गई थी। गौतम मेहता और उसके परिवार का पतन राहुल शर्मा के दोस्तों अमिता यादव, रवि मेहता, ललित यादव, तनय सिन्हा, कर्ण सक्सेना और विनोद अग्रवाल की एकजुटता का नतीजा था। राहुल ने इस समर्थन को दिल से महसूस किया और अपने दोस्तों को जयपुर रॉयल होटल में डिनर के लिए बुलाया। दूसरी ओर जिंगलोंग रिजॉर्ट में गौतम का अपमान भूलकर राहुल और उनके सहपाठियों ने एस बड़ी ई क्लब में एक शानदार पार्टी की जो देर रात तक चली। ये दिन राहुल के लिए एक और जीत थी और उसकी जिंदगी की सहजता बरकरार थी। अब आगे एस बड़ी ई क्लब वही जगह थी जहां तनय सिन्हा ने राहुल को फरारी खरीदने के बाद ले जाया था। राहुल को याद था कि यहाँ खाना, चाय, गाना और गेम्स सब कुछ था। ये पार्टी के लिए एकदम सही जगह थी। लग्जरी बस धीरे से एस बड़ी ई क्लब के गेट पर रुकी। दरवाजे पर खड़ी दो लंबी, आकर्षक युवतियों ने इतने सारे लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एस बड़ी ई क्लब में आपका स्वागत है। उनकी आवाज मधुर और चुंबकीय थी। सहपाठियों को लगा जैसे उनका शरीर हल्का सा कांप उठा। जब वे राहुल के पीछे क्लब में दाखिल हुए तो गलीचे वाला फर्श, हीरे की तरह चमकता झूमर और शानदार सजावट देखकर उनके मुंह खुले रह गए। लेकिन राहुल हमेशा की तरह सहज और शांत था। सबने अभी ठीक से खाना नहीं खाया न। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसने कहा। एक खूबसूरत वेट्रेस के नेतृत्व में सब एक रेस्तरां में पहुंचे जहां ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, मेमने के चॉप्स, रोस्ट सक्लिंग पिग और झींगा मछली जैसे शानदार व्यंजन सजे थे। सहपाठियों ने अभी जिंगलोंग में थोड़ा सा खाना खाया था और उनका पेट भूखा नहीं था। लेकिन इन व्यंजनों को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। खड़े क्यों हो, आओ खाओ, राहुल ने कहा। सहपाठी एक दूसरे को देखकर हंसे और खाने की ओर बढ़े। सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी और खाना लाजवाब। सबने दिल खोलकर खाया और उनके पेट तेजी से फूलने लगे। राहुल ने ये देखकर खुशी महसूस की। एस बड़ी ई क्लब में सब कुछ खुला है, बेझिझक खेलो, कोई औपचारिकता नहीं। चिराग गुप्ता ने हंसकर कहा, चलो फिर से रिलैक्स करें। मैं भी यही सोच रहा था, अमित यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। पास खड़ा मोहन गुप्ता अपनी सीट पर उछलने लगा। उसका चेहरा उलझन और उत्साह से भरा था। एक सहपाठी ने उनकी बात सुनकर पूछा, रिलैक्स? तुम लोग यहाँ पहले आए हो? फैन भाई हमें पहले ले आए थे। और रिलैक्स का मतलब? आ जाओ, खुद देख लो, चिराग ने रहस्यमय अंदाज में कहा। ये सुनकर उस सहपाठी और पास खड़े बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। जब उन्होंने बाथरोब पहनकर एक प्राचीन हॉल में कदम रखा तो हनफू पहने सुंदर युवतियों का समूह देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उस दिन सभी सहपाठी स्वर्ग में होने जैसा महसूस कर रहे थे। हंसी, मस्ती और सुकून से भरा दिन रात 9 बजे तक चला। सब मुस्कुराते हुए एसी क्लब से बाहर निकले। एक सहपाठी ने धीरे से कहा, पता नहीं यहाँ का खर्चा कितना होगा। वह एस बड़ी ई क्लब से इतना प्यार कर बैठा था कि भविष्य में फिर आना चाहता था। कितना? मैंने देखा, राहुल ने बिल चुकाया। कुल 7,80,000 रुपये, दूसरे ने जवाब दिया। हंस, आसपास के सहपाठी हैरानी से सांस खींचने लगे। फिर उन्होंने राहुल की ओर और ज्यादा सम्मान भरी नजरों से देखा। वह न सिर्फ महान गणितज्ञ और आविष्कारक था बल्कि इतना उदार भी। एस बड़ी ई क्लब के गेट से बाहर कदम रखते ही राहुल के दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, छिपा मिशन पूरा। एक संतोषजनक क्लास पार्टी आयोजित करने के लिए बधाई, आपको 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स मिले। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। एक पार्टी आयोजित की और मिशन पूरा। किस्मत अच्छी थी। लग्जरी बस ने सहपाठियों को जयपुर विश्वविद्यालय वापस पहुंचाया। पुरुष छात्रावास में आज की पार्टी ने सबको राहुल के और करीब ला दिया। 104 हॉस्टल में देर रात 12 बजे तक हंसी मजाक चला। फिर सब अनमने मन से अपने कमरों में सोने चले गए। ... जब राहुल अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था, जयपुर विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के कमरे 606 में अमिता यादव अपनी 3 रूममेट्स की तरह हंस बोल नहीं रही थी। छात्रावास में कदम रखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर और ठंडा हो गया। उसने फोन निकाला और जयपुर फाइनेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजा। अमिता यादव, राहुल को अरी ग्रुप के युवा मालिक गौतम मेहता ने अपमानित किया। ये मैसेज भेजते ही शांत ग्रुप में तूफान आ गया। रवि मेहता, क्या? गौतम मेहता, उस 66% ने फैन भाई को अपमानित किया। उसने आसमान सिर पर उठा लिया। बस अब देखो। तनय सिन्हा, गौतम मेहता, ये कब से इतना बड़ा बन गया? कर्ण सक्सेना, मैं इस आदमी को कब से खटकता देख रहा हूँ। अब फैन भाई को अपमानित करने की हिम्मत, बहुत मोटा। रवि मेहता, बस ज्यादा बात नहीं, मैं अभी उसका सबक सिखाने जा रहा हूँ।
तने सिन्हा, रवि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मुट्ठियाँ कब से खुजली कर रही हैं। कर्ण सक्सेना, मैं भी चलता हूँ। विनोद अग्रवाल, मुझे भी जोड़ो। ललित यादव, जरा रुको सब लोग। रवि मेहता, ललित तेरा क्या मतलब? क्या इसलिए कि यादव मेडिसिन्स का अरी ग्रुप के साथ सहयोग है तू गौतम को छोड़ना चाहता है? रवि मेहता, अगर तू मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है तो चुप रह। ललित यादव, तेरा दिमाग खराब है, छोड़ो, हमारा यादव मेडिसिन्स और अरी ग्रुप का सहयोग कब का खत्म हो चुका है, और अगर होता भी तो फैन भाई को अपमानित करने वाला सहयोग तुरंत खत्म। ललित यादव, मेरा मतलब है गौतम मेहता को सिर्फ सबक सिखाना बहुत हल्का है। ललित यादव, हम सब अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपनी ताकत इकट्ठा करके अरी ग्रुप को शेयर बाजार, बैंकों, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, मनोरंजन और होटलों में हर तरफ से चोट पहुंचा सकते हैं। उसे सीधे खत्म कर दो, क्या कहते हो? अमिता यादव, बहुत अच्छा। रवि मेहता, ललित मैं पहले सोचता था तू बेकार है, लेकिन अब लगता है तेरा दिमाग काम करता है। ललित यादव, तने सिन्हा, अरी ग्रुप को खत्म करना, मैं दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूँ। कर्ण सक्सेना, फैन भाई को अपमानित करने की सजा यही होनी चाहिए। मैं सहमत। विनोद अग्रवाल, मैं भी सहमत। उसी रात अमिता, रवि, ललित, तनय, कर्ण और विनोद ने अपने परिवार के बड़ों से संपर्क किया और सब कुछ बताया। वे सभी अपने परिवारों के प्रमुख वारिस थे। इतने बड़े परिवारों की संयुक्त कार्रवाई और राहुल की हाल की निवेश क्षमता, जिसने उनके परिवारों को भारी मुनाफा दिलाया था, ने उनके परिवारों को कोई बहाना नहीं छोड़ा। निजी और सार्वजनिक दोनों कारणों से कोई इनकार नहीं कर सकता था। अरी ग्रुप के खिलाफ एक विशाल तूफान शुरू हो गया। इसके बारे में अरी ग्रुप के चेयरमैन अजय मेहता गाओफंक को कुछ पता नहीं था। अगले दिन वह हमेशा की तरह अपने बियर बेली को थामे कंपनी की ओर बढ़ा। अपने विशाल और शांत चेयरमैन कार्यालय में उसने पहले सुगंधित कॉफी का कप पिया, फिर ऊंची कांच की खिड़कियों से व्यस्त सड़क को देखा जैसे वह कोई देवता हो जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जिंगल बेल। तभी तेज फोन की घंटी ने कार्यालय की शांति भंग कर दी। अजय की भवें सिकुड़ गईं। क्या बात है? उसने रूखे लहजे में पूछा। चेयरमैन, बड़ी मुसीबत है। फोन पर एक घबराए पुरुष आवाज आई। क्या चेयरमैन मुसीबत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शब्दों का ध्यान रखो, अजय ने चिल्लाकर कहा। माफी चेयरमैन, पुरुष ने कहा। बताओ क्या हुआ? अजय ने पूछा। ब्लूमिंग फार्मर्स मार्केट ने अचानक हमारी कंपनी को सब्जियां और मांस सप्लाई करना बंद कर दिया। अब हमारे सारे होटल और रेस्तरां में ताज़ा खाना नहीं है, पुरुष ने कहा। हमारी कंपनी की डिमांड इतनी बड़ी है और ब्लूमिंग फार्मर्स मार्केट पैसा नहीं कमाना चाहता। अजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, पुरुष ने हकलाते हुए कहा। अजय का गला सूख गया। तो दूसरा मार्केट ढूंढो, उसने चिल्लाकर कहा। हाँ चेयरमैन, पुरुष ने डरते हुए जवाब दिया। फोन काटने के बाद अजय ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान करते हैं। ये लोग खाते क्या हैं? लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फोन आज की शुरुआत मात्र था। जिंगल बेल। फोन फिर बजा। अब क्या है? अजय ने चिढ़कर पूछा। चेयरमैन, बड़ी मुसीबत। फोन पर एक महिला की आवाज आई। शब्दों का ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ, अजय ने गुस्से से कहा। माफी चेयरमैन, महिला ने कहा। क्या हुआ? अजय ने गहरी सांस लेकर पूछा। हमारी कंपनी के कचरे के तेल इस्तेमाल का वीडियो लीक हो गया। अब पूरा नेटवर्क इसकी चर्चा कर रहा है, महिला ने घबराते हुए कहा। क्या? ये तुम लोगों ने कैसे होने दिया? वीडियो डिलीट करो, पीआर करो, अजय ने चिल्लाया। हाँ, महिला ने बार बार कहा। फोन काटते ही फिर घंटी बजी। चेयरमैन, मुसीबत। फोन पर एक नर्म पुरुष आवाज थी। अजय फिर से मुसीबत शब्द पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने दांत पीसकर कहा, बोलो। हमारा स्टॉक लिमिट तक गिर गया, पुरुष ने कहा। क्या? अजय हैरानी से चिल्लाया। लिमिट गिरना मतलब 10%। उनकी कंपनी का बाजार मूल्य अरबों में था, यानी एक दिन में अरबों का नुकसान। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। जल्दी पता करो, ऐसा क्यों हुआ? अजय ने घबराते हुए कहा। कचरे के तेल के वीडियो की वजह से ये पूरी तरह फैल गया है, पुरुष ने कहा। अजय ने सोचा और बोला, मैं 20 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। स्टॉक वापस खरीदो, स्टॉक प्राइस स्थिर करो, मैं यहाँ पीआर जल्दी करता हूँ। हाँ, पुरुष ने कहा। फोन काटने के बाद अजय ने 20 करोड़ फाइनेंस को ट्रांसफर किए। लेकिन जैसे ही यह हुआ, फोन फिर बजा। चेयरमैन, बड़ी मुसीबत। बैंक ने कहा कि हमारे लोन में समस्या है। आज 100 करोड़ बकाया लौटाना होगा, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे, फोन पर एक पुरुष ने घबराते हुए कहा। क्या? अजय डर से चिल्लाया। उनकी कंपनी का कुल कार्यशील पूंजी सिर्फ 30 करोड़ थी। 20 करोड़ स्टॉक खरीदने में जा चुके थे। अब 100 करोड़ बैंक को लौटाना, ये कैसे संभव था? अजय ने बैंक को फोन किया, लेकिन उनकी बात सख्त थी।
उसने फाइनेंस मंत्रालय को फोन किया 20 करोड़ के स्टॉक खरीद को रोकने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी। वह कंपनी की नकारात्मक खबरों को संभालने और पैसे जुटाने की कोशिश में जुट गया। 3 दिन में विशाल अरी ग्रुप पूरी तरह ढह गया। ... उसी दिन गौतम मेहता अपनी फरारी चलाकर घर लौटा। लिविंग रूम में बैठे अजय मेहता ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। कमीने, तू वापस आने की हिम्मत करता है, उसने चिल्लाया और गौतम पर लात मारी। धड़ाम, गौतम दर्द से जमीन पर गिरा, झींगा बनकर सिकुड़ गया। पास खड़ी भारी मेकअप वाली महिला, जिसके गले में मोटी मोतियों की माला थी, ने अजय को धक्का दिया। तू अपने बेटे को क्यों मार रहा है? वह चिल्लाए। क्यों मार रहा हूँ? इससे पूछ, इसने क्या किया? अजय ने गुस्से से कहा। महिला की मदद से गौतम मुश्किल से उठा। पापा, मैंने क्या किया? उसने हैरानी से पूछा। क्या किया? अजय ने चिल्लाया। बता, तू राहुल शर्मा को जानता है? पिछले 3 दिनों में अरी ग्रुप को वित्त, खाद्य, लॉजिस्टिक्स, मनोरंजन और होटलों में कई बड़े बलों ने निशाना बनाया। अजय को यह अजीब लगा और बहुत मेहनत के बाद उसे पता चला कि समस्या उसके बेटे से थी। तूने मुझे इसलिए मारा कि मैंने राहुल शर्मा को ठेस पहुंचाई, गौतम ने चिल्लाकर कहा। हालांकि गौतम ने राहुल से बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे अपमान की याद आती और उसका गुस्सा भड़क उठता। अभी भी नहीं समझा, अजय ने तेज स्वर में कहा और गौतम के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कमीने, तू फिर अपने बेटे को मार रहा है, मैं तुझसे लड़ूंगी, महिला चिल्लाई और अपने नाखूनों से अजय की बांह पर खरोंच दिया। अजय की बांह पर खून बहने लगा। तू कमीनी, उसने महिला को धक्का देकर एक तरफ फेंक दिया। तू मुझे गाली देता है और मारता है। तलाक, मैं तलाक चाहती हूँ, महिला चिल्लाई। अजय ने ठंडे लहजे में कहा, तलाक? मुझे तुझसे पहले ही छुटकारा चाहिए था, अपने इस कमीने बेटे को ले और निकल। महिला भी कम नहीं थी। ठीक है, आखिर तूने अपने दिल की बात कह दी, चल तलाक। अरी ग्रुप हमारी शादी के बाद बना, इसमें मेरा आधा हिस्सा है, जल्दी मेरे नाम कर। आधा हिस्सा? अजय ने ठंडे लहजे में कहा। पहले देख हमारा ग्रुप बचा है कि नहीं। क्या मतलब? महिला ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? ये अपने कीमती बेटे से पूछ। उसने राहुल शर्मा को ठेस पहुंचाई और हमारा ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया, अजय ने जोर से चिल्लाया। सन्नाटा, पूरा घर शांत हो गया। महिला और गौतम स्तब्ध रह गए। ... राहुल को अरी ग्रुप की तबाही की कोई खबर नहीं थी। पिछले 3 दिन वह खाता, कक्षा में जाता और सोता, उसकी जिंदगी बेहद सहज और आरामदायक थी। डिंग, जब आज स्कूल की घंटी बजी, राहुल के दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, छिपा मिशन पूरा, अधिक मदद प्राप्त करने के लिए बधाई, आपको 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स मिले। राहुल के चेहरे पर हैरानी उभरी। ये छिपा मिशन क्या था? अधिक मदद? उसने तो कुछ खास किया नहीं था, अचानक मिशन कैसे पूरा हुआ? टप तभी अमिता यादव धीरे से उसके पास आए। मैंने, रवि मेहता, ललित यादव, तनय सिन्हा, कर्ण सक्सेना और विनोद अग्रवाल ने मिलकर अरी ग्रुप को दिवालिया कर दिया। राहुल के चेहरे पर समझ की चमक उभरी। अब उसे अधिक मदद मिशन का मतलब समझ आया। उसने गौतम मेहता को कुछ नहीं कहा और उसका घर खत्म हो गया। हालांकि अमिता ने यह बात हल्के से कही, राहुल समझ गया कि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। आखिर अरी ग्रुप अरबों की कंपनी थी। तुम सब ने बहुत मेहनत की, राहुल ने कहा। सबको बुलाओ, आज रात साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, अमिता ने सिर हिलाया। ... जयपुर रॉयल होटल, कमरा 888। कर्ण सक्सेना और रवि मेहता एक के बाद एक अंदर आए। कर्ण ने हैरानी से कहा, मैं पहले जयपुर रॉयल होटल में खाना खा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टॉप फ्लोर पर कमरा 888 है। ये सजावट बहुत शानदार है। रवि ने कहा, तुझे नहीं पता, ये नॉर्मल है। 888 कमरा सिर्फ बड़े लोगों के लिए खुलता है। मैं एक बार जयपुर विश्वविद्यालय के नेताओं के साथ यहाँ खाया था। यहाँ का खाना, सिगरेट और शराब सब खास हैं, बाहर नहीं मिलते। कर्ण की आंखें चमक उठीं। तो आज मैं इसका मजा लूंगा। सब बातें करते हुए इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद विनोद अग्रवाल और तनय सिन्हा भी आए। वे भी कमरा 888 की तारीफ करने लगे। जब ललित यादव सफेद सूट में अंदर आया, रवि ने चिल्लाकर कहा, अरे तू इतनी देर से क्यों आया? ओह, सूट बदला है। ललित ने रवि की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। सालों से रवि की गालियों को सुनते सुनते वह इम्यून हो चुका था। राहुल ने कहा, सब आ गए हैं, खाना शुरू करते हैं। उसने टेबल के पास का बटन दबाया। थोड़ी देर में स्वादिष्ट व्यंजन, खास माउथी शराब और सिगरेट एक एक कर परोसे गए। राहुल ने ग्लास उठाया। तुम सब ने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हम सब अच्छे दोस्त हैं, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। ये ग्लास तुम सब के लिए। उसने ग्लास उठाकर एक घूंट में खत्म कर दिया। कौशल, शराबी सज्जन, असीम आकर्षण। उसका शरीर शराब को तुरंत विघटित कर देता था, बिना किसी नशे के।
राहुल की ताकत से अरी ग्रुप को खत्म करना आसान था, लेकिन दोस्तों की मदद को वह हमेशा याद रखेगा। सबने राहुल का इशारा समझा और उनके चेहरों पर खुशी छा गई। राहुल की वित्तीय क्षमता, जिसने उनके परिवारों को मुनाफा दिलाया था, उनके लिए काफी थी। उन्होंने ग्लास उठाए। फैन भाई, तुम ज्यादा औपचारिक हो रहे हो। हाँ, टोस्ट की क्या जरूरत, सब मिलकर पीते हैं। ये दिन बहुत मजेदार रहा। रात 9:30 बजे तक सब हंसते बोलते जयपुर रॉयल होटल से बाहर निकले, राहुल को छोड़कर, जो शराबी सज्जन कौशल की वजह से पूरी तरह ताज़ा था। देर रात होने की वजह से राहुल न स्कूल गया न सागर सिटी। वह पनवेल विला लौट आया। जब उसने दरवाजा खोला तो प्रियंका चौधरी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। राहुल ने जल्दी से उसे पुकारा, प्रियंका, प्रियंका, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने प्रियंका को उठाकर सोफे पर लिटाया। तभी प्रियंका धीरे धीरे होश में आई। प्रियंका, तुम जमीन पर क्यों बेहोश थीं? राहुल ने पूछा। प्रियंका को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी का ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे उनके पास जाना है। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन गिरने से उसके हाथ पैर चोटिल थे और वह खड़ी नहीं हो पाई। राहुल ने पूछा, तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। प्रियंका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे फिर उठाया। प्रियंका का दिल घबराहट से भरा था, लेकिन राहुल के मजबूत और गर्म आलिंगन में उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे राहुल के साथ कोई भी मुसीबत गायब हो जाएगी। दक्षिणी प्रांत लिशी में प्रियंका ने कहा। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। उसने प्रियंका को पगानी ह्यूरा के कोपायलट सीट पर बिठाया और फोन निकालकर टिकट चेक किए। लिशी जयपुर से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। हवाई जहाज तेज होगा। 1 घंटे बाद लिशी के लिए फ्लाइट है। उसने 2 फर्स्ट क्लास टिकट खरीदे, फिर एक्सीलरेटर दबाकर हवाई अड्डे की ओर बढ़ गया। रात की सड़कें खाली थीं। राहुल की पगानी ह्यूरा रात के अंधेरे में बिजली की तरह चमक रही थी। जब वह प्रियंका के साथ हवाई अड्डे पहुंचा तो टिकट चेक का समय हो चुका था। धड़ाम, हवाई जहाज ने तेजी से उड़ान भरी और अंधेरे आकाश में गायब हो गया। प्रियंका का चेहरा अभी भी चिंता से भरा था। राहुल ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। अगर कोई और यह कहता तो प्रियंका इसे सांत्वना समझती, लेकिन राहुल की बात पर उसे यकीन हो गया। दूर आकाश में एक चमकता चांद लटक रहा था। लगभग 2 घंटे बाद हवाई जहाज लिशी हवाई अड्डे पर रुका। पार्किंग में एक टोयोटा लैंड क्रूजर पहले से इंतजार कर रही थी, जिसे राहुल ने उड़ान से पहले किराए पर लिया था। ड्राइवर लाइसेंस और पहचान दिखाने के बाद वह प्रियंका को लेकर सीधे अस्पताल की ओर बढ़ा। टप टप टप, अस्पताल की तीखी डिसइंफेक्टेंट गंध ने प्रियंका के गले को छुआ। ये गंध जैसे उसके चोटिल हाथ पैरों को ठीक कर रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ी। दूर एक 12-13 साल की लड़की अकेली बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा पतला और थका हुआ था। अम्मी, प्रियंका ने धीरे से पुकारा। लड़की ने सिर उठाया और उत्साह से चिल्लाई, दीदी। वह अपनी पतली टांगों पर दौड़कर प्रियंका की ओर बढ़ी। बहनें गले मिली और उनका आलिंगन गर्मजोशी से भरा था। प्रियंका चौधरी के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। हालांकि वह अपनी छोटी बहन अम्मी और दादी के साथ हमेशा रहना चाहती थी, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए उसने वयस्क होने पर अपने गांव को छोड़ दिया और सालों तक बाहर काम किया। अब वह लंबे समय से अपनी बहन से नहीं मिली थी। इसका मतलब यह नहीं था कि दूरी ने उनके रिश्ते को फीका कर दिया था, बल्कि वह यात्रा का खर्च बचाकर दादी और अम्मी को बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। दादी कैसी हैं? प्रियंका ने अम्मी से पूछा। दादी, अम्मी की नाक सिकुड़ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन फेल हो गया, वो मरने वाली हैं। ओह! प्रियंका को यह सुनकर जैसे थकान और दर्द ने एक साथ दिल पर वार किया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। राहुल ने जल्दी से उसे सहारा दिया। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पहले दादी से मिलते हैं हम। प्रियंका ने जोर से सिर हिलाया। रात के करीब 2 बजे थे। मल्टी बेड वार्ड में मरीज और उनके परिवार वाले सो रहे थे। कभी कभी खर्राटों और दांत पीसने की आवाजें गूंज रही थीं। प्रियंका ने सबसे भीतरी बेड पर लेटी अपनी दादी को देखा, ऑक्सीजन मास्क पहने, पतली, कमजोर और सूखी हुई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। दी। तभी पास का मॉनिटर तेजी से बीप करने लगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की रेखा लगभग सीधी हो गई। प्रियंका और अम्मी घबरा गईं। दादी, वे चिल्लाईं। राहुल की भवें सिकुड़ीं। उसने तुरंत सिस्टम से 1 करोड़ रुपए में मेडिकल वाटर खरीदा और उसे दादी के मुंह में डाला। मेडिकल वाटर का असर वाकई शानदार था। जल्द ही मॉनिटर की बीप बंद हुई और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की रेखा फिर से ऊपर नीचे होने लगी। यहाँ तक कि दादी ने धीरे से आंखें खोलीं और फुसफुसाई, प्रियंका, तू है? हाँ दादी, मैं हूँ, प्रियंका ने उत्साह से कहा। दादी, अम्मी ने भी पुकारा।
तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा, दादी ने कर्कश स्वर में कहा। दादी, अब आप मुझे हमेशा देखेंगी, प्रियंका ने कहा। उस रात प्रियंका का परिवार थकान के बावजूद खुशी से भरा रहा। पूरी रात उनकी बातें और हंसी गूंजती रही। ... अगली सुबह राहुल नाश्ता खरीदने निकला, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले किराए की टोयोटा लैंड क्रूजर अचानक बंद हो गई। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मज न हुई। किराए की गाड़ियां इतनी खराब होती हैं, राहुल ने होंठ सिकोड़कर कहा। उसने फोन निकाला, रेंटल कंपनी को कॉल किया और गाड़ी वापस कर दी। पास में एक पोर्श 4S शॉप देखकर वह अंदर चला गया। पोर्श में आपका स्वागत है, दरवाजे पर खड़े सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने सिर हिलाया। कोई SUV है। उसे याद था कि प्रियंका का परिवार पहाड़ी इलाके में रहता है और SUV ज्यादा सुविधाजनक होगी। हाँ, सेल्स पर्सन ने उसे प्रदर्शनी हॉल के पीछे ले जाकर एक ऊंची स्टाइलिश सफेद SUV की ओर इशारा किया। ये है केन, इसमें। लेकिन सेल्स पर्सन कुछ और कह पाता, राहुल ने बीच में टोका। ठीक है, यही लेता हूँ। उसने बैंक कार्ड निकालकर बढ़ा दिया। सेल्स पर्सन हैरान रह गया। बस यही, ये क्या हो रहा था? उसने तो कॉन्फ़िगरेशन या कीमत भी नहीं बताई थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप कौन सी केन लेना चाहते हैं? और पोर्श में गाड़ी खरीदते वक्त कुछ ऑप्शंस जोड़ने पड़ते हैं। क्या आप चुनना चाहेंगे? राहुल ने हाथ हिलाया। कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चलेगा, जरूरी ऑप्शंस जोड़ दो, लेकिन मेरा एक ही शर्त है, आज गाड़ी मिल जाए, कोई दिक्कत? न, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स पर्सन ने हकलाते हुए कहा। राहुल ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बस कुछ ही मिनटों में 4.0 टी टॉप एंड पोर्श कैन, जिसकी कीमत 25.6 लाख रुपए थी, का सौदा पूरा हो गया। रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य औपचारिकताओं के लिए राहुल ने 10,000 रुपये अतिरिक्त देकर 4S शॉप को सब संभालने को कहा। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह इन चीजों का इंतजार करे। जब राहुल नाश्ता लेकर अस्पताल लौटा तो डॉक्टरों का एक समूह दादी की जांच कर रहा था। उनके चेहरों पर अविश्वास था। वे दादी की हालत अच्छी तरह जानते थे। कल ऑपरेशन फेल होने के बाद डॉक्टरों का मानना था कि दादी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जी पाएंगी, लेकिन अब उनकी शारीरिक स्थिति सामान्य हो गई थी, नहीं बल्कि कुछ युवाओं से भी बेहतर थी। चमत्कार, गंजे डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला। प्रियंका ने चुपके से राहुल की ओर देखा। वह समझ गई थी यह कोई चमत्कार नहीं था, ये राहुल था। रात को दादी की हालत गंभीर थी और राहुल ने उन्हें कुछ दवा दी थी, जिसके बाद वे पूरी तरह ठीक हो गईं। थोड़ी देर बाद गंजे डॉक्टर ने कहा, फिलहाल दादी को कोई दवा न दें, उन्हें 2 दिन अस्पताल में और रखें। फिर वह डॉक्टरों के समूह के साथ बाहर चला गया। प्रियंका ने धीरे से कहा, राहुल थैंक यू। राहुल समझ गया कि वह किस बात का शुक्रिया कह रही थी। उसने हाथ हिलाकर कहा, छोटी सी बात है, पहले कुछ खा लेते हैं। दादी की हालत सामान्य होने से प्रियंका और अम्मी की भूख भी बढ़ गई थी। यूटिया, भाप में पके बंस, नूडल्स, सब कुछ साफ हो गया। तभी काले चश्मे वाला एक डॉक्टर हरीश का धीरे से आया। क्या दादी ने कोई दवा ली? उसने पूछा। प्रियंका ने हैरानी से कहा, आपने तो कहा था कि दवा की जरूरत नहीं है। हरीश ने अटपटाते हुए खांसा। हाँ, मैं बस याद दिलाने आया था कि दवा न दें। फिर उसने स्टेथोस्कोप निकाला और दादी की जांच का दिखावा किया। वह तो प्रियंका से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। सुबह राउंड के दौरान उसने प्रियंका को देखा था और हैरान रह गया था, लेकिन तब अन्य डॉक्टरों की मौजूदगी में वह बात नहीं कर पाया था। अब वह जानबूझकर यहाँ आया था। राहुल ने कहा, प्रियंका थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, प्रियंका ने पानी ले लिया। तब हरीश ने राहुल को नोटिस किया। राहुल की लंबी आकर्षक शक्ल देखकर उसे अजीब सी जलन हुई। आप इनके भाई हैं? उसने पूछा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ। उसने प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर अपनी नजदीकी दिखाए। अगर कोई और ऐसा करता तो प्रियंका तुरंत हट जाती, लेकिन राहुल की बात थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, तनाव और खुशी से भरा हुआ। ... हरीश ने दोनों की नजदीकी देखी और जलन से उसका शरीर कांपने लगा। ऐसी खूबसूरत लड़की किसी और की क्यों है? उसने मन में अनिच्छा दबाए, एक पेन और कागज निकाला, कुछ शब्द लिखे जैसे हालत नोट कर रहा हो, और धीरे से वार्ड से बाहर निकल गया। वार्ड फिर शांत हो गया। समय यूं ही बीतता रहा। डिंग। थोड़ी देर बाद दोपहर 12 बजे राहुल की जेब में फोन हल्का हिला। लकी गिफ्ट्स आए। डिंग। बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग। बधाई, आपको 1999 रुपये मिले। ... डिंग। बधाई, आपको 12,222 रुपये मिले। डिंग। बधाई, आपको 99 रुपये मिले। आज के लकी गिफ्ट से राहुल को कुल 31,922 रुपये मिले। इतनी छोटी रकम को उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने स्क्रीन पर दिख रहे 510 अनक्लेम्ड लकी गिफ्ट्स देखे।
ये पोशकैन की खरीद, सहपाठियों की पार्टी, अमिता यादव, ललित यादव और अन्य दोस्तों के डिनर और इस दौरान के सभी खर्चों के थे। राहुल ने मन में सोचा, जब 1000 गिफ्ट्स हो जाएं, तो एक साथ खोलूंगा। फिर उसने साइन इन सिस्टम पर ध्यान दिया। साइन इन, डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको पैलेस होटल प्राप्त हुआ। ये लिशी में स्थित है, हाई एंड, शानदार और बेहतरीन खाने की जगह है। तभी राहुल का पेट हल्का सा गुर्राया। होटल मिला, ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। उसने कहा, प्रियंका, अम्मी, दोपहर का खाना खाने का समय है, चलो साथ में खाते हैं। दोनों ने अस्पताल के बेड पर लेटी दादी की ओर देखा और हिचकिचाई। दादी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम निश्चिंत होकर खाओ, लौटते वक्त मेरे लिए थोड़ा दलिया ले आना। उनकी सशक्त आवाज सुनकर दोनों ने सिर हिलाया। बाहर धूप चटक रही थी। कुछ चिड़ियां एक घने पेड़ से दूसरे घने पेड़ पर कूद रही थीं, जैसे धूप से बच रही हों। अस्पताल के गेट से निकलते ही एक BMW धीरे से बाहर आए। गाड़ी में बैठे डॉक्टर हरीश काई ने तीनों को देखा और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने खिड़की नीचे की और आश्चर्य भरे लहजे में कहा, अरे प्रियंका, तुम यहाँ बाहर जा रही हो? धूप बहुत तेज है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रियंका ने कहा, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन तकलीफ न लें, सामने बस स्टॉप है, हम बस से चले जाएंगे। सुबह राहुल ने बताया था कि टोयोटा लैंड क्रूजर खराब हो गई थी और रेंटल कंपनी को लौटा दी थी, इसलिए प्रियंका बस से जाना चाहती थी। हरीश और खुश हुआ। प्रियंका का दोस्त भले ही हैंडसम हो, लेकिन उसके पास गाड़ी तक नहीं है, वह उससे कैसे मुकाबला करेगा? मेरे पास BMW है। उसे लगा कि प्रियंका को प्रभावित करने का मौका है। उसने पहले राहुल की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर बोला, तकलीफ कैसी? ये तो छोटी सी बात है, और क्या तुम इतनी छोटी बच्ची को बस की भीड़ में ले जाओगी? अभी छुट्टी का समय है, बस में बहुत भीड़ होगी, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो? अगर हरीश कोई और बहाना बनाता तो प्रियंका तुरंत मना कर देती, लेकिन अम्मी की सुरक्षा की बात ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। अगर अम्मी को सचमुच चोट लग गई तो? हरीश ने उसकी हिचकिचाहट देखी और खुशी से फूल उठा। वह फिर बोला, प्रियंका, तुमने खबरें नहीं देखी? कुछ दिन पहले एक बच्चा बस में था और अचानक ब्रेक लगने से गिरकर मर गया। ये खून का सबक है। मेरी गाड़ी में चलो, ये सुरक्षित और आरामदायक है। प्रियंका का मन डोल गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि दीदी, दूर से तेज हॉर्न की आवाज आई। एक चमचमाती नई पोशकैन हल्की सुगंध के साथ आए और उनके पीछे रुकी। सूट पहने एक सेल्स पर्सन ड्राइवर सीट से उतरा और राहुल के सामने सम्मान से बोला, श्री शर्मा, आपकी गाड़ी। ये वही पोशकैन थी जो राहुल ने सुबह खरीदी थी। पोश 4S शॉप की दक्षता शानदार थी, सिर्फ एक सुबह में सारी औपचारिकताएं पूरी। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर वह पलटा और बोला, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बस में सचमुच भीड़ होती है, निजी गाड़ी ज्यादा आरामदायक है। प्रियंका, अम्मी, चलो गाड़ी में बैठो। प्रियंका ने बिना हिचक अम्मी को लेकर पोशकैन में बैठ लिया, जिसमें अभी भी हल्की सुगंध थी। धड़ाम, राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठा, एक्सीलरेटर दबाया और पोशकैन हवा की तरह आगे बढ़ गई। ये दृश्य हरीश काई की आंखों में कैद हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसके पास पोशकैन है, वो भी 4.0T टॉप एंड। ये लाखों की सुपर लग्जरी गाड़ी थी। वह अपनी BMW से प्रियंका को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन अब दीदी, पीछे से तेज हॉर्न बजा। गेट पर रुककर क्या कर रहे हो? जल्दी हटो। कौन गेट ब्लॉक कर रहा है? क्या ये अस्पताल का एग्जिट नहीं है? सिक्योरिटी, ये कौन है? सिक्योरिटी गार्ड ने सम्मान से कहा, दीन साहब, ये सर्जरी के डॉक्टर हरीश काई हैं। हरीश काई, गेट ब्लॉक करके क्या कर रहे हो? जल्दी हटो, दीन ने चिल्लाया। हरीश का शरीर कांप उठा। माफी दीन साहब, मैं अभी हटता हूँ। उसने जल्दी से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। लिशी सेंट्रल अस्पताल के डीन अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। इतनी देर गेट ब्लॉक करने की सजा उसे मिल सकती थी। हरीश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गफलत में उसने रेड लाइट तोड़ दी। अरे, आज मेरा क्या बुरा दिन है, वह गुस्से में बोला। नहीं, मुझे कुछ अच्छा खाना खाकर किस्मत बदलनी होगी। उसने स्टीयरिंग मोड़ा और लिशी के मशहूर पैलेस होटल की ओर बढ़ गया। ... हरीश ने ठीक कहा था, छुट्टी का समय था और रास्ते में गाड़ियां बहुत थीं। राहुल को जाम में फंसना पड़ा और उसे रास्ता भी नहीं पता था। करीब आधे घंटे बाद वह पैलेस होटल के गेट पर पहुंचा। यह एक ऊंची, शानदार इमारत थी जिसमें नीली ईंटें और हरी टाइलें थीं। दोनों तरफ 2 भयानक शेर खड़े थे। लाल गेट से अंदर झांकने पर विशाल आंगन, हरे भरे पाइन के पेड़, साफ नहर और बहता पानी दिखता था। पूरा माहौल शाही था। अगर गेट पर पैलेस होटल के 4 अक्षर न होते तो लोग इसे शाही महल जैसी जगह समझते। कई शानदार कपड़े पहने लोग प्रशंसा करते हुए अंदर जा रहे थे। अम्मी गेट पर खड़ी होकर चिल्लाई, वाह,
कितना सुंदर। प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा, चलो कहीं और खाना खा लेते हैं। वह हमेशा किफ़ायती रही थी और इतनी शानदार जगह पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। राहुल ने उसकी सोच समझी और मुस्कुराया। जगह क्यों बदलें, अपने होटल में खाना ज्यादा किफ़ायती नहीं होगा। प्रियंका ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। तभी पीछे से एक आश्चर्य भरी आवाज आई, अरे प्रियंका, तुम भी यहाँ खाने आए हो। डॉक्टर हरीश काई को उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका से अलग होने के बाद इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो जाएगी। ये तो भगवान ने मौका दिया है। उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल रही है। प्रियंका ने पलटकर हैरानी से कहा, हाँ। हरीश खुशी से बोला, क्या इत्तेफाक, तुम भी पैलेस होटल की शोहरत से आकर्षित हुई हो। ये रेस्तरां वाकई शानदार है, माहौल शाही है, जैसे कोई महल हो। और सबसे खास बात, सुना है उनके व्यंजन पुराने शाही रसोइयों की रेसिपी से बनते हैं। स्वाद लाजवाब है। वह जैसे खाने की खुशबू महसूस कर रहा हो। उसने गला निगला, फिर बोला, इसलिए पैलेस होटल इतना लोकप्रिय है। लेकिन अभी खाने का समय है, शायद जगह न मिले। कोई बात नहीं, इस होटल का मालिक मेरा पक्का दोस्त है, मैं अंदर बात कर लूंगा। उसने सीना ठोककर गर्व से कहा। वास्तव में वह मालिक को नहीं जानता था। उसे सिर्फ होटल का एक छोटा सा फोरमैन चेतन जैंग चेंगजी पता था। लेकिन प्रियंका के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने झूठ बोला। उसने राहुल की ओर घमंड भरी नजर डाली, जैसे कह रहा हो, तुम्हारे पास कैन हो, लेकिन मैं होटल के मालिक को जानता हूँ, मुझसे ऊंचा रुतबा। राहुल ने हल्का सा हंसकर कहा, मेरा तुमसे बहुत गहरा रिश्ता है क्या? क्या? हरीश हैरान हुआ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। गहरा रिश्ता कैसा? राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हरीश ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। पैलेस होटल में आपका स्वागत है, गेट पर खड़े 2 वेटरों ने मुस्कुराकर कहा। हरीश ने पूछा, कोई जगह खाली है? बॉक्स हो तो बेहतर। एक वेटर ने कहा, माफी सर, हमारा होटल पूरी तरह बुक है। अगर आप बुरा न माने तो पास में इंतजार कर सकते हैं। हरीश को उम्मीद थी कि कोई जगह होगी, लेकिन सब बुक था। उसने जिद में कहा, इस होटल का मालिक मेरा पक्का दोस्त है, अपने फोरमैन चेतन जैन को बुलाओ, वह जगह दिलाएगा। वेटर ने कई तरह के लोग देखे थे। वह समझ गया कि हरीश मालिक को नहीं जानता। अगर जानता होता तो छोटे फोरमैन का नाम न लेता, मालिक के दोस्त को चीफ फोरमैन या मैनेजर ही संभालते। लेकिन वेटर ने मुस्कुराकर कहा, माफी, चेतन जैन आज छुट्टी पर हैं, शायद आपके लिए जगह ना हो, आप पास में इंतजार करें। हरीश ने अटपटाते हुए खांसा और झूठ को ढंकने की कोशिश की। जो फोरमैन मुझे जानता है वो आज नहीं है। प्रियंका, या तो हम इंतजार करें या दूसरा रेस्तरां देखें। टप टप टप, दूर से तेज कदमों की आवाज आई। सूट बूट में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। गेट के वेटरों ने झुककर कहा, जनरल मैनेजर नमस्ते। जनरल मैनेजर सानवी गुप्ता जेंग कॉन्ग ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे राहुल के पास आए, झुकी और उत्साह भरे सम्मानजनक लहजे में बोली, मालिक नमस्ते। पैलेस होटल की लोकप्रियता के 2 कारण थे। पहला, इसके व्यंजन और माहौल शानदार थे। दूसरा, सानवी गुप्ता ने इसे पूरी मेहनत से संभाला था। वह अपनी सारी ऊर्जा होटल में लगाती थी। कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि उसका काम मालिक न देखे। सानवी भी यही चाहती थी। आज जब वह होटल की जांच के लिए नीचे आई तो उसका सपना सच हो गया। राहुल ने पूछा, जनरल मैनेजर, तुम पैलेस होटल की जनरल मैनेजर हो? सानवी ने जल्दी से कहा, हाँ, मेरा नाम सानवी गुप्ता है, आप मुझे सानवी कह सकते हैं मालिक। राहुल ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें सानवी कहूंगा। 40 साल की महिला को छोटी सानवी कहना अजीब था। उसने कहा, होटल अच्छा संभाला है मालिक, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, सानवी ने उत्साह से कहा। ये छोटा सा वाक्य उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर आवाज था। राहुल ने पूछा, कोई जगह खाली है? मैं और मेरे दोस्त साथ में खाना खाने आए हैं। हाँ, हमारे होटल ने आपके लिए सबसे शानदार बॉक्स रिजर्व रखा है। इधर से, सानवी ने सम्मान से कहा। पास खड़ा हरीश काई हैरानी से बोला, वह, ये किसके मालिक हैं? सानवी को लगा कि हरीश भी राहुल का दोस्त है। उसने जवाब दिया, हमारे पैलेस होटल के मालिक, बिल्कुल। धड़ाम, ये सुनकर हरीश के कानों में जैसे बम फटा। सानवी के मालिक कहने पर उसे शक हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह स्तब्ध था। राहुल पैलेस होटल का मालिक है। उसने तो अभी दावा किया था कि वह मालिक का पक्का दोस्त है। अब क्या? उसने मालिक के सामने ही झूठ बोला था। वह शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाना चाहता था। उसने राहुल, प्रियंका और अम्मी के साथ शानदार बॉक्स में जाने की हिम्मत नहीं की। सिर झुकाकर वह तेजी से पैलेस होटल से बाहर निकल गया। कितनी शर्मिंदगी। पैलेस होटल के टॉप फ्लोर पर एक विशाल और ऊंचा निजी कमरा था, जिसमें नक्काशीदार रेलिंग, जेड और चंदन की सजावट थी। पूरा कमरा शानदार और सुसंस्कृत था, जैसे किसी रईस की हवेली। सानवी गुप्ता स्वयं 3 सोने की किनारी वाले चीनी मिट्टी के कप लेकर आए।
ये है शाही बुद्ध जंपिंग ओवर द वॉल। इसमें तरह तरह के पक्षी और जानवरों का मांस और 18 प्रकार के मसाले हैं। 48 घंटे तक पकाने के बाद सूप गाढ़ा, मांस नरम और मुंह में घुलने वाला बनता है। यह शाही रसोई का पसंदीदा व्यंजन है। उसने एक एक कर ढक्कन खोले। तुरंत मनमोहक सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। प्रियंका और अम्मी की आंखें चमक उठीं। फिर सानवी ने एक लाल सुगंधित व्यंजन लाकर रखा। यह है तला हुआ फीनिक्स टंग। मूल व्यंजन में फीनिक्स की जीभ इस्तेमाल होती थी, जो अब लगभग विलुप्त और संरक्षित है। लेकिन हमारे शेफ ने कई सालों की मेहनत से मुर्गी, बत्तख, हंस और कबूतर की जीभ को 11 मसालों के साथ ऐसा बनाया कि स्वाद मूल से कम नहीं। इसके बाद सानवी ने एक सुनहरा व्यंजन परोसा। यह है पोच्ड पोर्क लॉइन। पुराने जमाने में राजा महाराजा सोने और रेशम की थैलियां पहनते थे, तो शाही रसोइयों ने इसे नकल कर बनाया। ये टॉप क्वालिटी पोर्क लॉइन मैग्नोलिया स्लाइस, शीट केक मशरूम और अंडों से बनता है। राजा महाराजाओं में बहुत लोकप्रिय था। थोड़ी देर बाद सानवी एक बड़ा सुनहरा कैसेरोल लाए। उसने उसे बीच में रखा और धीरे से ढक्कन हटाया। तुरंत सुनहरी भाप आसमान की ओर उठी। विभिन्न कीमती मसालों के बीच एक पूरा बत्तख बीच में तैर रहा था। सानवी ने कहा, यह है स्टीम्ड फैट डक। बत्तख को साफ करने के बाद 15 मसाले डाले जाते हैं। इसे चीनी मिट्टी के जार में धीमी आंच पर 3 दिन तक स्टीम किया जाता है, ताकि मांस पूरी तरह नरम और मुंह में घुलने वाला हो। फिर अच्छे शोरबे में 12 घंटे पकाया जाता है, ताकि इसकी सुगंध बढ़े। हर व्यंजन के साथ सानवी उसका विस्तृत परिचय देती, जैसे वह कोई खजाना दिखा रही हो। गुर्र अम्मी, जो अपनी जगह पर बैठी थी, आखिरकार अपनी भूख छिपा न सकी और गला निगल लिया। राहुल ने हंसकर कहा, कई व्यंजन आ चुके हैं, जल्दी खाओ, ठंडा होने पर मजा नहीं आएगा। लेकिन प्रियंका और अम्मी ने हिलने की बजाय मेज पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों को चमकती आंखों से देखा। राहुल को अचानक समझ आया कि वे उसका इंतजार कर रही थीं। उसने कहा, प्रियंका, अम्मी, तुम दोनों जल्दी खाओ, अब से मेरे साथ खाना खाया करो। अम्मी को तो बहुत भूख लगी होगी, अगर वह भूखी रही तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। प्रियंका को बचा हुआ खाने की आदत थी। राहुल के पहले वाक्य पर वह हिचकिचाई, लेकिन दूसरे वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अम्मी को बार बार गला निगलते देखा और आखिरकार बोली, अम्मी, चल साथ में खाते हैं। हम। अम्मी ने जोर से सिर हिलाया। राहुल, प्रियंका और अम्मी ने ये भोजन बहुत खुशी से खाया। जाने से पहले उन्होंने दादी के लिए मसूर की दाल का दलिया और कुछ हल्के व्यंजन पैक किए। सानवी ने उन्हें सम्मान के साथ पैलेस होटल से विदा किया। अगले 2 दिन अस्पताल में दादी की मानसिक स्थिति और बेहतर हो गई। उनकी आवाज में ताकत थी और वे बिना दिक्कत चल रही थीं। डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक जांच की और इसे चमत्कार कहकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। राहुल ने अपनी पोशकैन में प्रियंका, अम्मी और दादी को गांव की ओर ले जाया। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गर्म धूप में गाड़ी आगे बढ़ रही थी। हरे भरे पेड़, पक्षियों के झुंड और बहते झरने रास्ते को सुंदर बना रहे थे। जब सूरज आकाश में चमक रहा था तो पहाड़ की गहराई में छिपा एक छोटा सा घर दिखाई दिया। अम्मी खुशी से चिल्लाई, हम घर पहुंच गए। घर के दरवाजे पर बैठा एक बड़ा पीला कुत्ता उन्हें देखकर उत्साह से भौंकने लगा और दौड़कर पास आया। राहुल गाड़ी से उतरा और हवा में फैली ताजी खुशबू को महसूस किया। दूर की चोटियां, हरे भरे जंगल, नीला झरना और गिरता पानी, सब कुछ खूबसूरत था। ये प्रकृति का अनमोल सौंदर्य था। उसका मन पूरी तरह शांत और हल्का हो गया, जैसे प्रकृति ने उसे धोकर शुद्ध कर दिया हो। डिंग, तभी उसकी जेब में फोन हल्का हिला। दोपहर 12 बजे लकी गिफ्ट्स आए। डिंग, बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 1000 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई, आपको प्रीमियम कॉफी बीज मिला। डिंग, बधाई, आपको 1999 रुपये मिले। आज के गिफ्ट से राहुल को कुल 42,121 रुपये मिले। उसने इस छोटी रकम को नजरअंदाज किया और प्रीमियम कॉफी बीज पर ध्यान दिया। प्रीमियम कॉफी बीज विभिन्न वातावरणों में तेजी से बढ़ता है और गहरे स्वाद वाले कॉफी बीन्स पैदा करता है। राहुल के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। प्रीमियम कॉफी, खेती, पुरस्कार अब और अजीब होते जा रहे हैं। उसने सिर हिलाया और साइन इन सिस्टम पर ध्यान दिया। साइन इन। डिंग, बधाई, आपको विशेषज्ञ स्तर की खेती तकनीक प्राप्त हुई। विशेषज्ञ स्तर की खेती तकनीक, पेशेवर और समर्पित खेती, पसीने की तरह मेहनत, पुरुषत्व का असली रूप और सर्वोच्च आकर्षण। राहुल ने आंखें झपकाईं। अभी प्रीमियम कॉफी बीज मिला और अब विशेषज्ञ स्तर की खेती तकनीक। क्या सिस्टम मुझे किसान बनाना चाहता है? तभी प्रियंका कुछ लाल खजूर लेकर आई, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। राहुल ने पूछा, ये तुमने उगाए? प्रियंका ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, तो मुझे चखना होगा, राहुल ने हंसकर कहा। वह ट्रंक खोलकर मिनरल वाटर की बोतल निकालने गया ताकि खजूर धो सके। तभी उसने देखा कि ट्रंक में कॉफी बीन्स का एक बड़ा बैग है।
उसे समझ आया ये वही प्रीमियम कॉफी बीज थे जो अभी लकी गिफ्ट से मिले थे। राहुल ने खजूर धोए और एक मुंह में डाला। खट, सुगंधित, कुरकुरा और मीठा। उसने तारीफ की, वाह, स्वाद तो बहुत अच्छा है। यहाँ खजूर के पेड़ उगाना हैरानी की बात है। सिर्फ खजूर ही नहीं, प्रियंका ने कहा, हमारे पास संतरे, मौसमी, आड़ू और बेर के पेड़ भी हैं। वहाँ बहुत जमीन है। राहुल ने प्रियंका के इशारे की दिशा में देखा। 30 डिग्री की ढलान पर एक बड़ा घास का मैदान था, बिना किसी पेड़ या पहाड़ के। यहाँ रोजाना पर्याप्त धूप मिलती थी, खेती के लिए एकदम सही जगह। जब राहुल और प्रियंका खजूर खा रहे थे, दूर का नजारा देख रहे थे और बातें कर रहे थे, तो छोटे घर की चिमनी से धुआं उठ रहा था। यह नीले आकाश में सफेद स्याही की तरह फैल रहा था, बहुत खूबसूरत। थोड़ी देर बाद अम्मी ने सिर निकाला और गला फाड़कर चिल्लाई, भैया, दीदी, खाना खाने आओ। राहुल ने जवाब दिया, आ रहे हैं। वह और प्रियंका साथ में घर की ओर चले। प्रियंका इस रास्ते पर अनगिनत बार चल चुकी थी, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग लगा। राहुल की लंबी, आकर्षक मौजूदगी और उसकी मर्दाना गर्मी ने उसे अजीब सा सुकून दिया। उसे याद आया कि उसके माता पिता भी ऐसे ही साथ साथ घर की ओर चलते थे। उसका दिल बेवजह तेज धड़कने लगा और चेहरा लाल हो गया। सामने खड़ी अम्मी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और हैरानी से पूछा, दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? प्रियंका ने झुककर कहा, कहाँ लाल है, जल्दी अंदर चल, खाना खा। उसने सिर झुकाया और तेजी से अंदर चली गई। छोटे घर में एक छोटा लकड़ी का टेबल और कुछ कुर्सियां थीं, बहुत सादा और साफ। जल्द ही प्रियंका और अम्मी ने तली हुई जंगली सब्जियां, लौकी, अंडे का सूप, नमकीन मूली, अचार, ब्रेज्ड मछली और ब्रेज्ड पोर्क लाकर मेज पर रखा। इन व्यंजनों की खुशबू ने राहुल की भूख बढ़ा दी, लेकिन उसने देखा कि प्रियंका, अम्मी और दादी मेज के पास खड़ी थीं, बैठने का इरादा नहीं था। पहले उसे हैरानी हुई, लेकिन जल्दी ही उसे उनकी बचा हुआ खाने की आदत याद आई। प्रियंका, अम्मी, दादी, आओ साथ में खाते हैं। लेकिन तीनों नहीं हिली। राहुल ने कहा, अगर तुम साथ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दादी, आप खड़ी हैं, मैं बैठ नहीं सकता। वैसे अब जमाना बदल गया है, सबको साथ में खुशी से खाना चाहिए। उसने उठकर दादी को सहारा देकर मेज तक लाया। दादी समझ गईं कि अगर वे नहीं खाएंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। उन्होंने हिचकते हुए सिर हिलाया। राहुल सही कह रहा है, जमाना बदल गया है। प्रियंका, अनुष्का, बैठो, साथ में खाओ। प्रियंका और अम्मी अनुष्का बैठ गईं। राहुल के चेहरे पर मुस्कान उभरी। भले ही मेज पर सादा खाना था, लेकिन सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजनों ने उसे संतुष्ट किया। खाने के बाद अम्मी ने कुछ खजूर धोकर राहुल को दिए। खट, पहले की तरह वे मीठे और स्वादिष्ट थे। राहुल दरवाजे पर खड़ा होकर खजूर खाता रहा और दूर का प्राकृतिक सौंदर्य देखता रहा। शांति और सुकून, उस पल में समय जैसे रुक गया था। अगर हमेशा ऐसी जिंदगी हो तो कितना अच्छा होगा, राहुल ने सोचा। लेकिन फिर उसने कमरे की सादगी और दूर की ढलान को देखा। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या तुम चाहती हो कि दादी हर खाने में मछली और मांस खाएं ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो? आज मछली और मांस इसलिए था क्योंकि राहुल और प्रियंका ने सुबह सुपरमार्केट से खरीदा था, वरना शायद वे सिर्फ सब्जियां और अचार खाते। अम्मी ने जोर से सिर हिलाया। पानी लाना पड़ेगा? राहुल ने पूछा। हाँ, लाना, अम्मी ने जवाब दिया। राहुल ने अम्मी का सिर थपथपाया। तो एक बाल्टी पानी ले आ। उसने एक फावड़ा और कुदाल उठाई, गाड़ी से प्रीमियम कॉफी बीज का बैग कंधे पर रखा और धीरे धीरे ढलान की ओर चला। फिर उसने फावड़े से मिट्टी खोदना शुरू किया और कॉफी बीज बोए। राहुल के पास हिंसक सौंदर्य कौशल था, जिसने उसकी शारीरिक क्षमता को असाधारण बना दिया था। साथ ही हाल ही में मिली विशेषज्ञ स्तर की खेती तकनीक ने खेती को पानी पीने जितना आसान बना दिया। उसकी हरकतें कुशल और सहज थीं। अम्मी एक बाल्टी पानी लेकर आए। राहुल ने मिट्टी खोदने और बीज बोने के बाद पानी डालना शुरू किया। उसकी गतिविधियां इतनी सहज थीं जैसे कोई अनुभवी किसान सालों से खेती कर रहा हो। ये दृश्य प्रियंका की आंखों में कैद हो गया, जो अभी बर्तन धोकर आई थी। उसके लिए राहुल खेती नहीं कर रहा था, वह जैसे कोई चित्रकार खूबसूरत तस्वीर बना रहा हो या कोई पियानो वादक मधुर संगीत बजा रहा हो। ये दृश्य सुंदर और आकर्षक था। प्रियंका मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। जब सूरज की किरणें राहुल के सिर पर पड़ी तो ये सौंदर्य चरम पर पहुंच गया। उसकी आकृति सूर्यास्त की रोशनी में चमक रही थी। उस पल राहुल प्रियंका के दिल का सूरज था। कौशल, विशेषज्ञ स्तर की खेती, असीम आकर्षण। धक धक धक, प्रियंका का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी राहुल के दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, आकर्षण आभा, अविस्मरणीय क्षण ट्रिगर। राहुल हैरान रह गया। पिछली बार कार चलाते वक्त भी अविस्मरणीय क्षण ट्रिगर हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कौन था। अब खेती करने से फिर ट्रिगर हुआ। इस बार कौन है? उसने पास पानी की बाल्टी लाए अम्मी की ओर देखा और वास्तविक नेत्र का उपयोग किया।
चेहरे का मूल्य 90। पसंदगी 70। राहुल ने मन में सोचा, 12-13 साल की उम्र में 90 का चेहरा, बड़ा होने पर तो और खूबसूरत होगी। 70 की पसंदगी अच्छे रिश्ते को दर्शाती थी, लेकिन यह अविस्मरणीय क्षण ट्रिगर करने वाली नहीं थी। शुक्र है, वरना 12-13 साल की लॉली, 3 साल की सजा से लेकर फांसी तक का रास्ता। अम्मी ने राहुल को घूरते देखा और अपनी चमकती आंखें झपकाईं। भैया, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी है। उसने अपने मिट्टी से सने हाथों से चेहरा पोंछा। अब तो सचमुच गंदगी लग गई। उसने जल्दी से बाल्टी से पानी लिया और चेहरा धोने लगी। राहुल ने सिर हिलाया और ठुड्डी सहलाए। अम्मी नहीं तो कौन? उसने धीरे से चारों ओर देखा। अगले ही पल उसकी नज़र प्रियंका से मिली। समय जैसे उस पल रुक गया। प्रियंका का शरीर जम गया। चेहरे का मूल्य 95। पसंदगी 98। ये प्रियंका थी जिसने अविस्मरणीय क्षण ट्रिगर किया था। इस समय अम्मी ने अपना चेहरा बार बार धोया और सिर उठाकर पूछा, भैया, दीदी, मेरे चेहरे पर कोई गंदगी है? उसकी आवाज़ साफ और मधुर थी, जैसे झरने की कलकल। यह आवाज़ जैसे शांत झील में पत्थर फेंकने से उठी लहरों ने दृश्य की शांति को तोड़ दिया। प्रियंका को अभी का दृश्य याद आया। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा, चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से सिर झुका लिया। राहुल ने पलटकर हंसते हुए कहा, देखता हूँ, हाँ, अब कोई गंदगी नहीं, बहुत साफ है। अच्छा, अम्मी ने खुशी से कहा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बांस की टोकरी लिए धीरे धीरे आया और मुस्कुराकर बोला, नौजवान, तुम्हारी खेती की कला कमाल की है। राहुल ने कहा, दादाजी, आपने तारीफ कर दी, मैं तो बस आपसे सीख रहा हूँ। ... पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में राहुल नदी में मछली पकड़ने गया, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े, पहाड़ों पर फूल इकट्ठा किए और आसपास के नज़ारों का आनंद लिया। साथ ही उसने ढलान पर प्रीमियम कॉफी बीज बोए। आज राहुल ने अपना सामान पैक किया और प्रियंका के साथ पोश कैन में बैठा। दादी, अम्मी और बड़े पीले कुत्ते की नजरों के बीच वह हवाई अड्डे की ओर बढ़ गया। आखिर दादी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और कॉफी बीज बो दिए गए थे। भले ही पहाड़ों की हवा और माहौल शानदार था, लेकिन राहुल को लगा कि यह लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। शायद बुढ़ापे में वह किसी जंगल में बागबानी की जिंदगी चुने। राहुल ने पोश कैन को हवाई अड्डे के पार्किंग लॉट में छोड़ दिया। फिर एहोस्टेस की मेहनती देखभाल में वह वीआईपी गलियारे से होकर फर्स्ट क्लास की विशाल सीट पर लेट गया। धड़ाम, हवाई जहाज ने तेज गर्जना की, तेजी से बढ़ा और एक शानदार बाज की तरह बादलों को चीरता हुआ नीले आकाश में उड़ गया। लगभग 2 घंटे बाद हवाई जहाज सुचारू रूप से उतरा। राहुल ने पार्किंग लॉट में अपनी पगानी ह्यूरा उठाई और पनवेल विला की ओर बढ़ गया। जब वह पनवेल विला पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। शायद सूर्यास्त की वजह से प्रियंका ने खाली विला में राहुल की खुशबू महसूस की और उसका चेहरा सूरज की तरह लाल हो गया। गुर्र, राहुल का पेट हल्का सा गुर्राया। प्रियंका ने जल्दी से कहा, मैं खाना बनाती हूँ। पनवेल विला का फ्रिज, जिसे राहुल ने 1 लाख रुपए में खरीदा था, वाकई शानदार था। कई दिनों तक सब्जियां और मांस रखने के बावजूद वे ताज़ा थे। छप छप, सब्जी धोने और खाना पकाने की आवाज़ों के साथ रसोई में स्वादिष्ट सुगंध फैलने लगी। पहाड़ों में जंगली खाना खाने के बाद शहर का खाना राहुल को अलग अनुभव दे रहा था। खाने के बाद राहुल ने बाथरूम में गर्म पानी से नहाया और सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगा। प्रियंका ने रसोई साफ की, विला की सफाई की और फिर बाथरूम गई। राहुल को फोन चलाते चलाते बोरियत होने लगी। उसने साइन इन सिस्टम पर ध्यान दिया। पिछले कुछ दिन 1 करोड़ रुपए ही मिले, आज कुछ अलग मिले। साइन इन, डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको चाय मून के 51% शेयर प्राप्त हुए। चाय मून शशि की एक अनोखी मिल्क टी चेन थी जो पूरे देश में मशहूर थी। शशि में हर कुछ कदम पर चाय मून की दुकान दिखती थी और हर दुकान हमेशा भरी रहती थी। राहुल ने ठुड्डी सहलाई, तो अब मैं चाय मून का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। आज का साइन इन ठीक ठाक है। ठीक ठाक, चाय मून सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन अगर होती तो इसकी कीमत कम से कम 10 अरब रुपए होती। यानी राहुल को अरबों की संपत्ति मिली थी। खट, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और पानी की भाप बाहर आए। प्रियंका सफेद गीले घरेलू कपड़ों में धीरे धीरे बाहर निकली। उसके काले बाल अभी गीले थे, जो सीधे और झरने की तरह बह रहे थे। बेदाग त्वचा, सुंदर चेहरा और परफेक्ट काया, पीछे बाथरूम की भाप के साथ वह किसी परिलोक की अप्सरा लग रही थी। राहुल को घूरते देख प्रियंका घबरा गई। वह भी नहाकर आई थी और जूतों पर पानी होने से फर्श फिसलन भरा था। वह अचानक फिसलकर गिरने लगी। राहुल ने तेजी से कदम बढ़ाया और उसकी पतली कमर पकड़ ली। दोनों की नजरें मिली और वे एक दूसरे की खुशबू महसूस कर रहे थे। समय फिर रुक गया। धक धक धक, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण हो, वे धीरे धीरे करीब आने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। पनवेल विला में शोर था, चिल्लाहट, तालियां और बेकाबू उत्साह।
अगले दिन जब सूरज की किरण खिड़की पर पड़ी, राहुल ने आंखें खोलीं। उसने सफेद बिस्तर पर लाल निशान देखा, फिर आदतन फोन उठाया। स्क्रीन पर हमेशा की तरह एक मैसेज था। रात के 12 बजे, भारतीय स्टेट बैंक जमा 36,60,000 रुपये। राहुल धीरे से उठा और बाहर गया। मेज पर तले हुए पकौड़े, भाप में पके बंस, अंडे और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। कल रात तुम बहुत थक गई थीं। आज अच्छे से आराम करो, राहुल ने कहा। कल रात सुनकर प्रियंका को सब याद आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अपने कपड़ों में सिर छिपाना चाहती थी। राहुल को हंसी आ गई। नाश्ते के बाद वह और प्रियंका थोड़ी देर साथ रहे। तभी उसके फोन पर एक तेज रिंगटोन बजी। भैया, मैं जयपुर में हूँ। फोन कनेक्ट होते ही रिया शर्मा की उत्साहित आवाज आई। अरे, तू जयपुर क्यों आए? राहुल ने हैरानी से पूछा। भैया, अपनी बहन के जयपुर आने की खबर सुनकर तुम्हें खुश होना चाहिए। रिया ने मुंह फुलाकर शिकायत की। खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन तू स्कूल में नहीं होनी चाहिए, राहुल ने कहा। कल फाइनल एग्जाम खत्म हुआ और आज छुट्टी थी, तो मैं 2 सहेलियों के साथ जयपुर घूमने आई, रिया ने उत्साह से कहा। राहुल ने समझकर सिर हिलाया। ठीक है, तू कहाँ है? मैं अभी लेने आता हूँ। ठीक है, पूर्वी स्टेशन, मैं थोड़ी देर में वहां उतरूंगी, रिया ने खुशी से चिल्लाया। फोन काटकर राहुल बाहर निकला, अपनी मर्सिडीज बिग जी में बैठा और तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ गया। जयपुर पूर्वी स्टेशन जयपुर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और देश का एक प्रमुख हब था। रोजाना लाखों लोग यहां आते जाते थे। पिकअप करने वालों के साथ स्टेशन का दैनिक यात्री प्रवाह लाखों में था। हर पल यहां लोगों की भीड़ दिखती थी। राहुल ने गाड़ी पार्क की और कई लोगों के साथ निकास पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद स्टेशन से निकल रही भीड़ में से एक साफ आवाज आई। भैया, मैं यहाँ हूँ। रिया तेजी से आई। उसके साथ एक शांत दिखने वाली लड़की थी जिसने गुलाबी चश्मा पहना था और एक मध्यम लंबाई के बालों वाली लड़की जो छोटी उम्र में भी परिपक्व लग रही थी। मैं तुम्हें अपने भैया से मिलवाती हूँ। ये है राहुल शर्मा, जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और अभी सिंगल हैं, रिया ने हंसकर कहा। राहुल को जैसे गला सूख गया। ये छोटी नन्ही क्या अपनी सहेलियों को मुझसे मिलवाना चाहती है? हाई स्कूल की लड़कियां। उसने वास्तविक नेत्र से दोनों को देखा। शांत लड़की तान्या जिया, चेहरे का मूल्य 85, पसंदगी 40। परिपक्व लड़की दीपिका यूजिया, चेहरे का मूल्य 84, पसंदगी 40। चेहरे का मूल्य 90 से कम था और पसंदगी साधारण राहगीर स्तर की थी। राहुल की सभी महिला मित्र 90 से ऊपर थीं। इनसे क्या लेना देना, और सबसे बड़ी बात, उसकी तो गर्लफ्रेंड थी। हाँ, देश की फूलों को छूने की जरूरत नहीं। रिया ने शांत लड़की की ओर इशारा किया। ये है तान्या जिया, फिर परिपक्व लड़की की ओर, और ये दीपिका यूजिया। राहुल ने विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर बोला, तुम सबको भूख लगी होगी न? पहले कुछ खा लेते हैं। मुझे जयपुर की हॉट ड्राई नूडल्स और स्टिकी राइस चिकन चाहिए, रिया ने उत्साह से चिल्लाया। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया और उन्हें पार्किंग लॉट ले गया। जल्द ही वे मर्सिडीज बिग जी के पास थे। लड़कियां गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थीं, खासकर तान्या और दीपिका जो हाई स्कूल की छात्राएं थीं। लेकिन मर्सिडीज बिग जी की ऊंची, मजबूत शक्ल देखकर उनके चेहरों पर हैरानी उभरी। धड़ाम, राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी किसी जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ी। तान्या और दीपिका ने गाड़ी का शानदार दृश्य और ताकत महसूस की और राहुल के प्रति एक अजीब सी पसंदगी बढ़ी। डिंग, तभी राहुल की जेब में फोन हल्का हिला। दोपहर 12 बजे, लकी गिफ्ट्स का समय। राहुल ने अचानक ब्रेक मारा, स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी सड़क किनारे अस्थायी पार्किंग में खड़ी की। फिर उसने फोन निकाला और तेजी से गिफ्ट्स खोलने लगा। डिंग, बधाई, आपको 3 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 10 रुपये मिले। ... रिया ने हैरानी से पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? लकी गिफ्ट्स खोल रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। रिया, तान्या, दीपिका तीनों अवाक रह गईं। लकी गिफ्ट्स, अगर सही याद है तो गिफ्ट्स में ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये होते हैं, आमतौर पर कुछ रुपये या सेंट। इसके लिए इतना उत्साह? उन्हें लगा कि राहुल कोई 100 करोड़ का मौका चूक रहा हो। तान्या और दीपिका की राहुल के प्रति जो थोड़ी सी पसंदगी थी वह गायब हो गई। रिया ने अटपटाते हुए हंसी दबाई। राहुल के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अभी गिफ्ट से माइक्रोब्लॉग के 10% शेयर हासिल किए थे। माइक्रोब्लॉग सैकड़ों अरब की कंपनी थी और 10% शेयर की कीमत 10 अरब थी। अगर तान्या और दीपिका को पता होता तो समझती कि ये 100 करोड़ नहीं 100 अरब का मौका था। राहुल ने गाड़ी फिर शुरू की और कैजी रेस्तरां की ओर बढ़ गया। कैजी जयपुर का मशहूर स्नैक बार था। ऊपरी और निचली मंजिलों वाला ये रेस्तरां हमेशा भरा रहता था। रिया और बाकियों ने हॉट ड्राई नूडल्स, स्टिकी राइस चिकन, स्टीम डम्पलिंग्स, चावल, वाइन और कई स्थानीय व्यंजन ऑर्डर किए। वे खुशी से खाते रहे और उनके पेट गोल हो गए।
राहुल ने पूछा, अब कहाँ चलें? रिया ने कहा, दीपिका ने कहा कि एग्जाम खत्म होने की खुशी में वह एक बैग खरीदना चाहती है। ओह, और तू कुछ खरीदेगी? राहुल ने पूछा। मुझे क्या करना, रोज बैग धोना मुश्किल है, रिया ने हाथ हिलाकर कहा। राहुल ने ज्यादा नहीं पूछा, कहाँ से बैग खरीदना है? के मॉल, एक बैग, दीपिका ने जल्दी से कहा। राहुल के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। के मॉल, वो तो मेरा मॉल है। उसने आखिरी बार मॉल मिलने के बाद वहां कदम नहीं रखा था। और बैग, उसके पास तो LV के 5% शेयर भी थे। दीपिका को लगा कि राहुल सोच रहा है कि इतना महंगा बैग खरीदने के पैसे कहाँ से आए। उसने समझाया, ये मेरे नए साल के पैसे और जेब खर्च से बचे पैसे हैं। राहुल ने बेपरवाही से सिर हिलाया और उन्हें लेकर के मॉल की ओर बढ़ गया। रास्ता उसे अच्छी तरह याद था। जब राहुल साइट सीइंग लिफ्ट के पास पहुंचा, एक सूट बूट में मध्यम आयु का व्यक्ति उत्साह से आया। श्री शर्मा, आप? राहुल ने हैरानी से पूछा। मैं यशवंत होंग, के मॉल का जनरल मैनेजर, यशवंत ने बिना किसी असहजता के कहा। उसकी आवाज में उत्साह और सम्मान था। वह ऐसा क्यों न हो, राहुल के मॉल का मालिक था और उसका एक शब्द यशवंत को बनाया बिगाड़ सकता था। राहुल ने समझकर कहा, ओह मैनेजर यशवंत। यशवंत ने पूछा, श्री शर्मा, क्या आप आज सालाना समीक्षा बैठक के लिए आए हैं? नहीं, आज मैं अपनी बहन और उसकी सहेलियों को बैग खरीदने लाया हूँ, राहुल ने कहा। थोड़ा रुककर उसे लगा कि मालिक होने के बावजूद उसने कभी बैठक नहीं की। मॉल को पूरी तरह नजरअंदाज करना गैर जिम्मेदारी थी। उसने कहा, वैसे आज थोड़ी जल्दी में हूँ। डिंग, तभी साइट सीइंग लिफ्ट नीचे आई। यशवंत ने सबसे विनम्र वेटर की तरह झुककर लिफ्ट का दरवाजा रोका और राहुल के कहने पर चौथी मंजिल का बटन दबाया। तान्या और दीपिका ये दृश्य देखकर हैरान रह गईं। ये मध्यम आयु का व्यक्ति के मॉल का जनरल मैनेजर है। रिया के भैया के साथ इतना सम्मान क्यों? यशवंत के होने की वजह से वे सीधे सवाल नहीं पूछ सकीं। उन्होंने रिया की ओर सवालिया नजरों से देखा, लेकिन रिया ने सिर्फ सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे कुछ नहीं पता। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द